ये सॉरी बीच में रिकॉर्डिंग रह गई थी। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि हमारे पास जो के ई है वो हमारा, मैंने इसलिए कहा कि आप लोग जरा एक्टिव रहें, रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम, बीटा रिस्क प्रीमियम कह दें, या मैं इसको रिस्क प्रीमियम यहाँ पर लिख लेता हूँ, मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री। ये चीज आप अपने जहन में रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोगों के सेमेस्टर में ये यहाँ तक मिड टर्म तक आपके जो मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह वो बोनस मार्क्स होंगे, फिर आप लोग इसमें ज्यादा वो कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है। सपोज द रिस्क फ्री रेट इज 8%। ये क्या है? 8%। नजर आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा, जी सर। ये 8% है। 8% हमारे पास रिस्क रेट है। और आगे कहता है द एक्सपेक्टेड रेट ऑन द मार्केट इज 16%। मार्केट रेट कितना है? 16% है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मार्केट 16% है और इन दोनों का डिफरेंस कितना परसेंट होगा रिस्क प्रीमियम? 8। शाबाश। देखिए 8% हमारे पास जो है रिस्क फ्री और 8% मार्केट 16 है, तो इसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आया? 8% ही आया। तो ये एक सवाल का जवाब तो आपने यहाँ पर ही निकाल दिया। तो इसने कहा कि इफ अ पर्टिकुलर स्टॉक हैज अ बीटा वैल्यू, अगर बीटा की जो वैल्यू है वो 0.7 है, दैट इज 7%, अगर वो है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन द कैपेम? तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा वो आपने हमें इसमें बताना है। 0.64। जी 0.64 0.6 होगा सर। अगर बीटा को उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे पास आ गया था 0.8% एंड में जो आ गया था मार्केट रेट और रिस्क पी को माइनस करके। अच्छा, मैं अब आपकी तरफ जरा देखते हैं कि क्या आप सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। देखिए ये हमारे पास कितना आया? 8%, यानी इसको मैं कहता हूँ 0.08 प्लस कितना है? 0.7। 0.7 ही है ना? ठीक है। और ये हमारे पास कितना है? 0.16 माइनस 0.08, 0.08 प्लस इन दोनों को माइनस 0.70 या 0.7 ही कह दें, 0.7, और यहाँ पर भी आ गया 0.08। इसके साथ सर बीटा 7 नहीं होगा? 0.7 है ना? अच्छा 0.7 है, ओके। बीटा की वैल्यू 1 तक होती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना? तो 0.13 आएगा फिर। जी 0.024। 0.136। अब आप मल्टीप्लिकेशन है ना, अब आप मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको मल्टीप्लाई करें। फॉर इंस्टेंस मैं अपने पास कैलकुलेटर रख लेता हूँ ताकि एग्जैक्ट फिगर आ जाए। आपकी हर एक की अलग अलग वैल्यू सर 0.13 आ रहा है जी। सर 0.138 7 मल्टीप्लाई बाय 0.08, तो इन दोनों के साथ मेरे पास 0.08 प्लस 0.056 मेरे पास आ रहा है। अब आपके पास पता नहीं क्या आ रहा है, और इसके साथ प्लस करेंगे 0.08, तो मेरे पास आ रहा है, अब तीनों ने जो बताया था गलत बताया था, वो मेरे पास तो आ रहा है 0.136 आ रहा है। सर यही आ रहा है सर यही तो बताया सर आपको। सर हमारे पास भी यही यही तो आ रहा बता है रहे हैं, यही तो बताया। अच्छा, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, थैंक यू। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया कि मेरे पास आ रहा है 13.6%। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आप किसी भी बुक से ले लें, आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का सोल्यूशन इसी तरह मिलेगा। तो ये पार्ट 1 जो था, जिसमें आपने क्या कहा कि हमें व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन द कैपेम, तो आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न 13% निकाल लिया, ठीक। अब आगे कह रहा है इफ अनदर स्टॉक, ये दूसरे स्टॉक की बात करता है, हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 24%। अगर दूसरा स्टॉक है उसकी जो रिटर्न है वो 34% होगा, तो अब आप बताएं कि इसका हमें हमारे पास यानी जो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू 13% है, दूसरा स्टॉक है और उसकी 34% है, तो अब आप बताएं कि बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसको समझने के लिए अब कह रहे हैं कि के ई जो है वो कितना परसेंट है? 24%। another stock which is approximately 0.24
ठीक है, ये KE है। ये एक मिनट में जरा इसको पिन कर दूं। अच्छा, अगर KE हमारे पास 0.24% है, रिस्क फ्री हमारा कितना है 8%, दैट इज 0.8। ठीक है, मार्केट रिस्क हमारा कितना है 0.16, और हमारे पास जो रिस्क फ्री है वो 0.8 है, और बीटा हमने फाइंड आउट करना है। आसानी से आप कर सकते हैं। सर बीटा 2 होगा। शाबाश, बीटा क्या होगा 2 होगा। इसमें आप ऐड कर दें तो इन दोनों के दरमियान क्या आएगा 16 आएगा। जिस 16 में से 8 गया तो क्या बचा 8 बचा, 8 आ जाएगा सर। तो 8 8 16 हो गया, फिर दोबारा 16 बन गया। ठीक है, और इसको डिवाइड बाय 0.24 करें तो आपके पास बीटा की वैल्यू आएगी। बल्कि सॉरी, यहाँ पर हमारे पास बीटा भी है ना, बीटा की भी वैल्यू है। तो ये बीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर होगी, ये बीटा की वैल्यू अगर इसके साथ होगी तो ये आपस में ऐसे ऐड नहीं हो सकती। ये चीज आप अपने ध्यान में रखिएगा, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो हमारे पास होगा इस तरह कि 0.24 माइनस 8 होगा, यानी 0.24 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.8 बीटा, और इससे हमारे पास क्या आएगा 16 आएगा, 0.16 और 0.8 बीटा डिवाइड बाय 0.8 इधर, डिवाइड बाय 0.8 इधर, दोनों तरफ डिवाइड हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर बीटा की वैल्यू जो है वो बनती है 2, बीटा की वैल्यू 2 बनती है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था जिसमें हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे बेस्ड ऑन जो हमारा कैपम जो हमने कैलकुलेट किया उसकी बेस पर। बॉन्ड प्लस अप्रोच, अनदर अप्रोच जो है वो लास्ट अप्रोच जो इसमें है वो बॉन्ड अप्रोच है। कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी इज टू ऐड द रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम उसमें ऐड होता है द फर्म्स ओन कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हमने लॉन्ग टर्म डेट और रिस्क प्रीमियम जो हमारा ये जो डिफरेंस था, यानी रिस्क फ्री की जगह पर इस जगह पर हम क्या करें लॉन्ग टर्म डेट को ले लें, इस जगह पर हम क्या करें लॉन्ग टर्म डेट को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारा जो नया अप्रोच बन गई है वो बॉन्ड प्लस अप्रोच बन गई। रिस्क प्रीमियम हमारे पास उसी जगह पर है, रिस्क फ्री की जगह पर हम ले रहे हैं लॉन्ग टर्म डेट रेट, बॉन्ड रेट ले रहे हैं। लॉन्ग टर्म डेट रेट कह दें, लॉन्ग टर्म बॉन्ड रेट कह दें, या इसको हम ले लें ये RB कह दें, मैं इसको RF की जगह पे RB ले रहा हूं, RF की जगह पे RB ले रहा हूं, और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा रिस्क प्रीमियम है, ये वाला ये रिस्क प्रीमियम है। तो रिस्क प्रीमियम और जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड रेट है ये जब ऐड होते हैं तो इससे हमारे पास क्या बनता है बॉन्ड प्लस अप्रोच बनता है, जो कि कैपम की तरह है। लास्ट है, इस पर फिर हमारे पास अगर कोई क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसमें था लेकिन उसमें क्वेश्चंस एट द एंड है, वो हम फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर इसके बाद अच्छा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जो है इज क्लोजली रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉमन स्टॉक, दोनों आपस में सेम कॉन्सेप्ट है। सिंस द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑब्टेन्ड बाय रिटेन्ड अर्निंग इज द सेम एज द रेट ऑफ return investor required on the firm's common stock, therefore the formula for cost of equity is the same as cost of retained earning, जिसको S से जाहिर किया गया है, दोनों को एक तरह से लिया गया। अब एक क्वेश्चन इसमें है कि इरेक्शन कंपनी कॉमन स्टॉक इज सेलिंग फॉर $50 पर ये इसकी कॉमन स्टॉक की सेलिंग प्राइस है, ये प्राइस ऑफ द एसेट है, ठीक $50। लास्ट ईयर डिविडेंड, इसकी जो डिविडेंड प्राइस है वो है $4 पर शेयर। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जो इंटरनल इक्विटी है, इफ
बोथ अर्निंग एंड जो डिविडेंड्स हैं आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो, दोनों जो है ग्रो कर रहे हैं विद 0% एंड विद 9%। 0% और 9% से दोनों ग्रो कर रहे हैं। तो अब आपने बताना है कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इसकी क्या होगी। 0% से भी और 9% से ग्रो कर रहा है। शाबाश, कौन बताएगा? सर इसमें फॉर्मूला कौन सा डलेगा? कॉस्ट ऑफ, ये जो है ये कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बिल्कुल कॉस्ट ऑफ इक्विटी की तरह है। गुड क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने किया था ना, किस किस मेथड से किया कॉस्ट ऑफ इक्विटी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो हमने किया था सर वो पी नॉट वाला एक था। अगर हम गॉर्डन के मेथड से जाते हैं तो के ई गॉर्डन के मेथड वाला, तो वो हो जाएगा। यस एग्जैक्टली वही। गॉर्डन के सर मेथड गोल्डन वाला जो जा रहा है वो जीरो का फॉर्मूला क्या था कि कॉस्ट हमने किया था, अगर हमने के ई फाइंड करना था, के ई फाइंड करना था तो हम क्या कहते थे, D1 डिवाइड बाय पी नॉट डिवाइड बाय प्लस पी नॉट प्लस प्लस जी जी डिवाइड बाय पी नॉट प्लस जी जी जी। ये कहते थे ना D1 डिवाइड बाय पी नॉट और जी। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ इसमें कि हम कहते थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय पी नॉट प्लस जी। तो अब ये कह रहे हैं कि ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेसिकली सेम है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, के एस से जाहिर कर रहा हूँ। तो अब इसकी जगह पर मैं ये फार्मूला जो लिख रहा हूँ इसकी जगह पर मैं बना देता हूँ के एस इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय पी नॉट प्लस जी। कोई फर्क हुआ? वही चीज है, इसमें तो कोई फर्क नहीं हुआ। तो अब क्वेश्चन 9.6 आंसर आ रहा है सर जीरो का। 9.6% आ रहा है 0% पे। 9.6 आ रहा है, ठीक है। अब जरा सा इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं ना, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व में हमारे पास ग्रोथ कितना है, ये डी डी हमारे पास कितने हैं क्वेश्चन में? 4.8 4.8 है, ठीक। $4.8 हमारे पास डिविडेंड है। प्राइस ऑफ द स्टॉक जो है वो कितनी है? $50। ठीक है। और ग्रोथ हमारी कितनी, किस रेट से कर रही है? सर दो रेट है, एक 0 और एक 9%। 0%। अगर मैं इसको 0 कंसीडर करूंगा तो बस ये तो आसान हो गया मेरे लिए बात कि 4.8 डिवाइड बाय 50, 4.8 डिवाइड बाय 50 जो 0.096 0.096 तो ये आपके पास आ गया 9.6%, 9.6%। और अब अगर मैं 9% ग्रोथ रेट को, इस जी को जिसको मैंने 0 कंसीडर किया था, इसको मैं ग्रोथ कंसीडर कर लूं, अब मुझे बताएं। 0.186 आता है सर। 0.186 शाबाश। ये 0.186 नहीं आता। अच्छा क्यों नहीं आता मैं बताता हूँ। ये जो D1 है, ये D1 बेसिकली एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है। ग्रोथ जो डिविडेंड हमारे पास है वो 1 साल बाद है। तो इसका मतलब है कि ये जब हमारा डिविडेंड नॉट 1 प्लस जी, ये हमने पहले क्या करना है, फाइंड आउट करना है। डिविडेंड नॉट क्या है, जो हमें करंट डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, वो है 4.8 जो हमने 0 पे कंसिडर किया। हमें 0% भी मिल रहा है। ग्रोथ अगर 0 होगा तो हमें फिर भी डिविडेंड मिल रहा है, 4.8 मिल रहा है। जब ग्रोथ 0 था तो उस वक्त भी हमें डिविडेंड मिल रहा था। तो ये डिविडेंड हमें वो वाला मिल गया जो हमने 4.8 कंसिडर किया था। और अब हमें जो नया डिविडेंड मिलेगा वो 9% के साथ मिलेगा। तो 1 प्लस 0.09, दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करें, $4.186 और 1.09, तो क्या आ गया? 1.86 5. दोबारा 5.232। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बस मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आई वो आपकी 5 पॉइंट समथिंग आएगी। पॉइंट के बाद आपके वैल्यूज में आगे पीछे हो रहा है। अब आपके कैलकुलेटर में मसला है
कि ये क्यों इतना दे रहा है डिफरेंस। अब ये सिंपली क्या है, पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला, वैल्यू ऑफ फार्मूला में पुट करना है। और वो क्या फार्मूला है, वो आपको अच्छी तरह पता है कि वो फार्मूला है KS इज इक्वल टू, डिविडेंड क्या है डॉलर में 5.18 है तो 18 लिख लें, 23 जो आपको फार्मूला दे रहा है वो डिवाइड बाय P नॉट की वैल्यू क्या थी डॉलर प्लस G क्या है 0.9 है। ठीक, ये अब आप इसको कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करें और 0.09 के साथ करें तो आपके पास आना चाहिए 19.5%, ये आपके पास वैल्यू आनी चाहिए। अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास ये जो सेकंड था ये भी सिंपल ही था, लेकिन सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट था कि 0% डिविडेंड ग्रोथ पर हमें डिविडेंड की वैल्यू 4.8 मिल रही है, तो 1 ईयर पर जो डिविडेंड मिलेगा 9% पर वो कितना होगा। तो 0% पे 4.8 है तो 9% के लिए 1 + 9 और इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये नया डिविडेंड रेट आया। डिविडेंड रेट को D1 को उस जगह पे प्लेस करें इस फार्मूले में एंड गेट द रिजल्ट। अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास यस सर। डिविडेंड का एक और क्वेश्चन हमने इसमें कर लिया। अब आ जाते हैं, दिस इज आपके इस पूरी डिस्कशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ आ जाते हैं कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। टू बैलेंस द फाइनेंशियल रिस्क, अब आपको मैंने एक बात की थी कि कंपनीज 100% इक्विटी फाइनेंसिंग नहीं रखती, अपने रिस्क फैक्टर को क्या करते हैं डाइवर्सिफाई कर देते हैं, रिस्क फैक्टर को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, डाइवर्सिफाई इसका सही लफ्ज है। तो फाइनेंशियल रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं। कंट्रोल ओवर द कंपनी एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अ कंपनी यूजुअली डज नॉट एक्वायर हासिल नहीं करते द एंटायर फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, खाली एक सोर्स से नहीं करते, रादर देन इट मेक्स अ मिक्स ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये जो वेरियस सोर्सेज हैं, कौन कौन सी सोर्सेज हैं, जैसा हमने कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे पास कंपनी में देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज हैं। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज जो है हमारे पास वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जिसके थ्रू हम अपने पास बिजनेस पैसा इकट्ठा करते हैं। एक उसके पास है इक्विटी। इक्विटी क्या तरीकेकार है कि वो मार्केट में जाकर शेयर फ्लोट करते हैं, पहले तो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फिर अपने पैसों के अलावा मार्केट में जाते हैं, लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में जाके अपने शेयर्स को फ्लोट करते हैं, सेल करते हैं, उधर से पैसे आते हैं। इन शेयर्स में दो तरह के शेयर्स बेचते हैं, प्रेफरेंस शेयर और कॉमन शेयर। तो ये एक उनके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस हुआ। दूसरा वो क्या करते हैं, डेट बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो बॉन्डिंग भी उनके पास एक ऑप्शन है जिसके थ्रू वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस करते हैं। तो हमारे पास ये दो तरह के हैं। Their different combination lead to make variation in total cost of the company. तो कंपनी का जो डिफरेंट छोटी छोटी वेरिएशंस हैं, यानी कॉमन स्टॉक की, प्रेफर्ड स्टॉक की, डेट की, रिटेन्ड अर्निंग की, ये तमाम कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाती है कंपनी की एक कलेक्टिव इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनता है। इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वंस द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो हमारी कैलकुलेट हो जाए मल्टीपल सोर्सेज से, तो हम उसकी मदद से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नो करते हैं। और ये वैट जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम कॉम्पोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इसको कहते हैं। इसके दो नाम और हैं, यानी इसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं और इसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं। ये दोनों लफ्ज हम इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं वैक की जगह पर। अगर आपको वैक की जगह पर कहा जाए कि कैलकुलेट द कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या आपको वैक की जगह पे कहा जाए कि टू फाइंड या कैलकुलेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आप समझें कि ये वैक का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये कैलकुलेट हम करते हैं, हमारे पास दो तरह की वैल्यूज हैं, एक है बुक वैल्यू और दूसरा है मार्केट वैल्यू। तो बुक हमारे पास ये वैक में जो कि हम वेट्स लेते हैं, तो ये हम किस तरीके से लेते हैं, जो इसका सिंपल एवरेज का मेथड है। ये क्योंकि वेटेड एवरेज तो एवरेज है, तो सिंपल एवरेज में वेटेड एवरेज में क्या फर्क है इसको थोड़ा सा समझ लें कि जो सिंपल एवरेज मेथड है उसमें हम तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको अंडर कंसिडर नहीं करते उनकी वैल्यू के बराबर, जबकि वेटेड एवरेज में हम वेट के मुताबिक, यानी अगर कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक है, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक है,
तो जितना हमारे पास कॉमन स्टॉक मौजूद है उसकी वेट के मुताबिक हम उसको कैलकुलेट करते हैं, जितना हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक है उसके वेट्स के मुताबिक हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएट किया गया है सिंपल एवरेज मेथड में और वेटेड एवरेज मेथड में क्या फर्क है। इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा, क्योंकि ये मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज, तो ये आप थोड़ा सा इसको रिव्यू करें, इसको थोड़ा गो थ्रू करें और इसके दरमियान डिफरेंस क्या है इसको थोड़ा सा एलिब्रेट मजीद करें। बाकी यहाँ पर कहा गया कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है। जो बुक वैल्यू ऑफ द वेट्स हैं वो बेसिकली अकाउंटिंग वैल्यू है जो कि एसेस की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपोर्शन, जितनी प्रोपोर्शन में वो कैपिटल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। जबकि मार्केट वैल्यू जो है वो उसकी जो जिस तरह इसका नाम से जाहिर है कि ये जो मार्केट वैल्यू की जो वेट्स हैं ये उनकी जो मार्केट की वैल्यू है, जो फाइनेंसिंग की मार्केट वैल्यू है उसके मुताबिक की जाती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैं इसमें एग्जांपल ये देता हूँ, डेट। अब डेट जो है वो हमारी मार्केट में डेट की क्या रेट चल रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट, वो हम उसको कंसिडर करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है तो मार्केट में हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की क्या वैल्यू है, करंट वैल्यू क्या है, हम उसको कंसिडर करेंगे। बुक वैल्यू जो होती है वो हमारी हिस्टोरिकल वैल्यू होती है, लेकिन जो मार्केट वैल्यू होती है वो हमारी एग्जिस्टिंग करंट वैल्यू होती है। तो इसने कहा कि आपने जब वैक कैलकुलेट करना है तो उसमें आपने हिस्टोरिकल डेटा के बजाय अपनी क्या कौन सी वैल्यूज को कंसिडर करना है, जो आपकी करंट वैल्यूज को कंसिडर करना है। ये पॉइंट आपने उसको मद्देनजर रखना है कि आपने बुक वैल्यू की बजाय मार्केट वैल्यू को, जितनी भी हम वैक की कैलकुलेशंस करेंगे वो मार्केट वैल्यू की बेस पर होगी। सेकंड, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास वेट्स होते हैं ये दो तरह के हैं, एक हमारे टारगेटेड वेट्स होते हैं और दूसरा हमारे पास जो वेट्स हैं वो हिस्टोरिक नेचर के होते हैं। तो हिस्टोरिक नेचर के जो वेट्स हैं ये हमारे एक्चुअल डेटा होता है, ठीक, जो कि हमारे टारगेटेड होते हैं वेट्स, वो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की प्रोपोर्शन के बेस पर होता है या हमारे जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू की बेस पर होता है जो हमारा टारगेट वेट है। तो इसका मतलब यह डिजायर्ड वेट्स इसको आप कह दें, तो इसकी बुनियाद पर होता है। तो यहाँ पर हमने जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है उसकी जब हमने कैलकुलेशन करनी है तो इन चीजों को मद्देनजर रखना है। अब इसका जो वैक का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, क्योंकि वैक इज द फाइनल स्टेप। हम वैक उस सूरत में कैलकुलेट करेंगे जब, इसको प्रीवियसली स्लाइड को देखें, हम जो वैक को कैलकुलेट करेंगे तो हम वैक उस वक्त कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास कॉमन इक्विटी, प्रेफर्ड स्टॉक, डेट की कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, ये हमारे पास मौजूद होगा तो हम वैक कैलकुलेट कर सकेंगे। क्योंकि ये ओवरऑल, इसीलिए तो इसको कहा गया है ओवरऑल। तो हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसी वक्त कैलकुलेट होगा जब ये तीनों चीजें हमारे पास मौजूद होंगी। तो स्टेप टू कैलकुलेट द वैक, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल सोर्सेज को, यानी कॉस्ट ऑफ डेट को कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड शेयर्स को कैलकुलेट करना है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इंडिविजुअली हमने इसको कैलकुलेट करना है, यानी हमने ये जो के डी, के पी, के एस, इनको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है। जब ये हमारे पास आ जाएगा तो हमने फिर वेट्स को कैलकुलेट करना है। वेट के लिए उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है कि जो वेट्स हैं वो बेसिकली प्रोपोर्शन या रेशोज हैं ऑफ ईच सोर्सेज ऑफ कैपिटल। ये क्या मतलब कि जो हमारे पास शेयर कैपिटल मौजूद है उसको हम टोटल कैपिटल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेस्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर डेट हमारे पास कैसे आएगा, डेट टू इक्विटी से आएगा, यानी टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी, तो हमारे पास आएगा डेट टू इक्विटी। अब ये इसका वेट हमने इस तरह फाइंड आउट करना है। हमारे पास प्रेफर्ड शेयर के कैसे आएंगे, तो प्रेफर्ड शेयर डिवाइड बाय टोटल इक्विटी, तो हमारे पास ये रेशो जो है, ये प्रोपोर्शन जो है, इसकी मदद से हम ये कैलकुलेट करेंगे। जब हम ये प्रोपोर्शंस कैलकुलेट कर लेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोपोर्शंस को विद ओवर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके साथ। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास एवरेजेस आएंगी और ये एवरेज विद देयर वेट्स हम आखिर में सम कर देंगे, समीशन ले लेंगे। तो ये हमारे पास जो वैक का फार्मूला है वो इस शक्ल में आ जाएगा,
जो अभी आपके सामने दिखाई दे रही है कि वेटेड ऑफ डेट्स, और ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, फिर वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और लास्ट में हमारे पास वेट्स ऑफ कॉमन स्टॉक या रिटेन अर्निंग। और क्योंकि रिटर्न अर्निंग और कॉमन स्टॉक को आपने प्रीवियसली देखा, हमने कैलकुलेट किया कि दोनों इक्वल हैं, तो ये हमारे पास लास्ट आ गए। तो यानी नंबर 1 हमने जो डेट कैलकुलेट किया था वो कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ डेट, नंबर 2 कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, और नंबर 3 कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक। इन तीनों के जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक, इन तीनों को हमने जब ऐड करना है तो हमारे पास आएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए अच्छा, इसके लिए अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्योंकि हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने का तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, sir. अच्छा, अब Yes, आपने sir. क्या काम करना है, Yes, sir. तमाम students ने, बाकी सब जो सारे सोए हुए हैं उन सब से मेरी गुजारिश है कि जो सोए हुए हैं वो आप उठ जाएं। अब आपके उठने का टाइम शुरू हो गया है, ठीक है ना? जितने भी सोए हुए हैं पहले सारों को उठा दें। उसामा, नकवी, जी सर। हाँ जी, ये उठे हुए हैं, देखें ये अब उठ गए। और कौन सोया हुआ है? सर मैं तो वैसे आमिर उठा हूँ। मुश्ताक, हसन खान, आमिर यस मुश्ताक, सर। हसन खान, सब उठ जाएं। अच्छा, यस सर। जो सोए हुए हैं। अब आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है। शाबाश बेटा, मुझे इस सवाल का जवाब दें, और मुझे आप सारों ने व्हाट्सएप पर सवाल भेजना है, अभी भेजना है, अभी। पहला नंबर क्वेश्चन, अब आपकी टर्न शुरू हो गई और आपके पास टाइम बहुत कम है। शाबाश, जल्दी करें। द विंड राइडर को जस्ट इशूड अ डिविडेंड ऑफ $2 पर शेयर। ठीक है, किसने भेजा है? अच्छा, मैं समझू किसी क्वेश्चन भेजा। सर इसमें के एस फाइंड करना है और आगे भी अरे अच्छा, इन्होंने कहा कि ये $2 पर शेयर है डिविडेंड। ठीक है, ये डिविडेंड जो है ये $2 है। मैं आप लोगों को थोड़ी सी शुरू में हेल्प कर देता हूँ, बाकी आपने फिर खुद करना है। और शेयर पर शेयर ऑन कॉमन स्टॉक, जब अब ये देखें, इसने एक हिंट तो दे दी कि किस शेयर की है, कॉमन स्टॉक की। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ 7% ग्रोथ। कितने परसेंट ग्रोथ है? 7%. 7%. And its dividend is indefinitely. If the stock sell, जो स्टॉक सेल हो जाए वो $40 पर